हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। विनोद केमिस्ट्री क्लब में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार जांगिड़ फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एमिनो एसिड एंड पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। इससे पहले टॉपिक में हमने एमिनो एसिड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि एमिनो एसिड क्या होता है और इसका वर्गीकरण क्या है। क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका था हमारा एमिनो एसिड्स का, ठीक है। और एमिनो एसिड्स जो है ये एक प्रोटीन की इकाई है, तो इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इसका वर्गीकरण कंप्लीट हो गया था। अब वर्गीकरण के बाद में हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एमिनो एसिड की, ये पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में एमिनो एसिड जो है वो किस प्रकार से पेप्टाइड का फॉर्मेशन करता है, फिर इस पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड बनता है, ये कब बनेगा, और फिर इस पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाओं से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो हम यहाँ से एमिनो एसिड से पेप्टाइड, पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन के फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमिनो एसिड्स, अर्थात हम कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमिनो एसिड। इनको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी बोला जा सकता है, एमिनो एसिड की के भौतिक गुणधर्म। तो ये एमिनो एसिड के गुण हैं, इन्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोला जाता है, भौतिक गुणधर्म होते हैं ये ना। चलो ये निम्न होते हैं। इनमें सबसे पहले बात करते हैं कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, यानी इनका कोई कलर नहीं होता, और ये ठोस होते हैं। कैसे? क्रिस्टलीय ठोस, है ना। जैसे चीनी के दाने, नमक की जो जड़ियाँ होती हैं, उस तरह से ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ये जल में भी विलय होते हैं, अम्ल तथा क्षार में भी विलय होते हैं। यानी कि ये जल में भी विलय होते हैं और अम्ल क्षार के जो विलयन होते हैं उनके अंदर भी ये विलय होते हैं, घुल जाते हैं, ठीक। इनके जो गलनांक होते हैं, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, तो इनके जो गलनांक होते हैं और क्वथनांक, क्योंकि पहले गलेगा फिर उसके बाद में उबलेगा, तो पहले पिघलता है फिर उबलता है। तो गलनांक, गलना यानी पिघलना हो गया, और क्वथनांक मतलब उबलना हो गया। तो क्रिस्टलीय ठोस है, और क्रिस्टलीय ठोस होते हैं तो इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। जो ठोसों के जो होते हैं ना, क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तो ये क्रिस्टलीय ठोस होने के कारण इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं, है ना। एक है इसमें, इस फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्लाइसिन। चूंकि हम ग्लाइसिन का जो संरचना है ग्लाइसिन की वो हम पढ़ चुके हैं। ग्लाइसिन जो होता है ना, उसमें होता है H2N, यहाँ पे होता है CH2, और यहाँ पे होता है COOH, है ना। NH2 COOH एक समूह, और CH2 यहाँ पे होता है। ये ग्लाइसिन होता है भाई। अगर हम इसकी संरचना देखें तो देखो, एक बार मैं यहाँ पे संरचना बना के बता रहा हूँ आपको। इसकी संरचना ये होती है, ये बीच का C है, इससे CH2 था, H जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक। इससे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे होता है OH, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, और यहाँ पे होता है NH2 यानी H2N। एक समूह ये हो गया, एक समूह ये हो गया, एक समूह ये हो गया, और एक समूह ये पूरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 समूह हो गए, ये रहे, जिनमें से 2 देखो ये रहे, 2 समूह समान है HH। यदि इस सेंटर वाले कार्बन से चारों समूह जुड़ने वाले अगर अलग अलग होते तो इसको बोलते हैं हम असममित कार्बन, कीरियल कार्बन, जो आपको पहले ही बताया था, है ना। लेकिन इसमें 2 समूह देखो ये रहे, समान हो गए, और 2 समूह यानी एक कार्बन जो सेंटर कार्बन होता है, इसका बीच का कार्बन है जिससे 4 समूह जुड़े होते हैं, अगर इनमें 2 समूह भी अगर समान है, चारों अगर अलग अलग है, तो उसे बोलेंगे असममित कार्बन या कीरियल कार्बन। यदि 2 समूह समान जुड़ जाएं, जैसे देखो 2 H जुड़े हुए, है ना, तो 2 समूह अगर समान जुड़ जाए तो वो कीरियल कार्बन नहीं होता है, वो अकीरियल कार्बन, या इसे सममित कार्बन कहते हैं, है ना। सम्मित, असम्मित नहीं बोलेंगे, फिर ऐसे सम्मित बोलेंगे, ऐसे अकीरियल बोलेंगे, कीरियल नहीं बोलेंगे फिर। या फिर कार्बन से कोई डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ हो, है ना। ये 16वें लेसन पढ़ेंगे अपन, 16th लेसन में, जहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री आएगा, त्रिविमीय रसायन,
वहां पे इसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से। अगर डबल बॉन्ड से कोई भी जुड़ा हो, जैसे ओ है या एस है, जो भी है, डबल बॉन्ड से अगर जुड़ा हुआ हो, तो डबल बॉन्ड अगर इस सेंटर कार्बन से अगर हो जाता है तो भी किरेल नहीं होता है, और यदि दो समान समूह अगर इससे जुड़ जाए तो भी किरेल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ग्लाइसिन यानी आया क्या है कि ऐसा कौन सा एमिनो एसिड है जिसमें किरेल कार्बन उपस्थित नहीं होता है, तो ग्लाइसिन होता है ना, उसकी संरचना आपको बताई हुई है। तो ग्लाइसिन के अतिरिक्त, यानी ग्लाइसिन को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसके अलावा सभी एमिनो अम्ल जो होते हैं ना, उनमें असम्मित कार्बन या किरेल कार्बन उपस्थित होता है या किरेल कार्बन पाया जाता है। तो किस में नहीं पाया जाता है किरेल कार्बन? ग्लाइसिन में। ये 2020 का क्वेश्चन अभी, ऐसा कौन सा एमिनो अम्ल है जिसमें किरेल कार्बन नहीं पाया जाता, तो वो कौन है? ग्लाइसिन है। ये 2020 में आया है। ठीक है, तो किरेल कार्बन किसको छोड़ करके? ग्लाइसिन को छोड़कर सभी में किरेल कार्बन यानी असम्मित कार्बन पाया जाता है। इसीलिए क्या करते हैं, ध्रुवण घूर्णकता भी दर्शाते, केवल इसको छोड़ के ध्रुवण घूर्णकता दर्शाएंगे। ठीक, एमिनो एसिड्स में उपस्थित NH2 समूह जो होता है ना, NH2 समूह, ये क्षारीय समूह होता है, बेसिक होता है ये, और जो COH समूह होता है ये एसिडिक समूह होता है, यानी अम्लीय समूह होता है। तो एमिनो अम्ल में दो ही तो होते हैं, एमिनो यानी NH2 समूह और अम्ल यानी COH समूह, ये दो समूह उपस्थित होते हैं। NH2 समूह जो होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है, और जो दूसरा समूह COH होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ भौतिक गुणधर्म हो गए। अब इसके बाद में इसके जो मेन इंपॉर्टेंट जो भौतिक गुणधर्मों में आते हैं, दो पॉइंट है। एक है समविभव बिंदु, समविभव बिंदु बड़ा इंपॉर्टेंट, याद रखें इसको। ये अभी आया नहीं, लेकिन हो सकता है 2021 का क्वेश्चन बन सकता है। समविभव बिंदु है ना, इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होता क्या है देखो, समविभव बिंदु, विभव का मतलब अगर हम उसमें फिजिक्स में जाए या फिजिकल में जाए तो जो हम कह सकते हैं इसको कि विभव यानी जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड दो होते हैं एनोड कैथोड, तो उनके बीच में क्या होता है? विभव उत्पन्न होता है, और दोनों के विभव का अंतर जो होता है विभवांतर होता है। तो एक तरह से विद्युत विभव इसे बोला जाता है कि दो सिरों के मध्य विभवांतर जो उत्पन्न होता है वो विद्युत विभव होता है एक तरह से। तो एमिनो अम्ल का जो विलयन होता है ना, एमिनो अम्ल का विलयन, उस एमिनो अम्ल का विलयन का एक निश्चित पीएच होता है। पीएच, वह पीएच मतलब एक निश्चित पीएच होगा जिस पर विद्युत विभव उत्पन्न करेंगे ना, विद्युत विभव लगाएंगे, विद्युत विभव उत्पन्न करेंगे, तो एमिनो एसिड जो है ना, किसी भी इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का मतलब होता है एक धन और एक ऋण, किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर क्या नहीं करेगा? गमन नहीं करेगा, गति नहीं करेगा, है ना। एमिनो एसिड क्या होता है? एक ध्रुवीय अणु बना लेता है, प्लस और माइनस बना सकता है, इसलिए वो किधर भी गति नहीं करेगा। तो वह पीएच क्या कहलाएगा? समविभव बिंदु कहलाएगा। उस पीएच पे, जिस पीएच पे एमिनो अम्ल किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं करते हैं, वो समविभव बिंदु होता है। तो इसके डेफिनेशन क्या है? एमिनो अम्लों के विलयन का वह पीएच, यानी अमीनो अम्ल का विलयन का एक निश्चित पीएच होगा जिसके ऊपर ये नहीं होगा। एमिनो अम्लों के विलयन का वह पीएच जिस पर विद्युत विभव लगाने पर एमिनो एसिड किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर क्या नहीं करते? गमन नहीं करते, गति नहीं करते। क्या कहलाता है? समविभव बिंदु कहलाता है। बस ये याद रखें अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट याद रखेंगे ना। तो एमिनो अम्लों के विलयन का वह पीएच जिस पर विद्युत विभव लगाने पर एमिनो अम्ल किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं करते हैं, समविभव बिंदु कहलाता है, ध्यान रखें। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार आया हुआ भी एग्जाम में, ज्विटर आयन है ना। ज्विटर आयन होता क्या है? देखो एमिनो एसिड में क्या होता है? COOH समूह उपस्थित होता है। ठीक है, अब देखो आपने आरएनएस की परिकल्पना पढ़ी होगी। आरएनएस की परिकल्पना के अनुसार अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में क्या देते हैं? प्रोटॉन यानी H+ देते हैं, और क्षार जो होते हैं वो जलीय विलयन में क्या देते हैं? OH- देते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसमें क्या है? अम्ल है, क्योंकि आरएनएस के अनुसार तो H+ देने वाला तो अम्ल हो गया COH समूह, क्योंकि इसमें COH समूह उपस्थित होता है, तो ये क्या करेगा? H+ देगा। तो एमिनो अम्लों में COH समूह जो है वो जलीय विलयन में एक क्या देता है? H+ आयन यानी प्रोटॉन आयन देता है। कौन देता है? COH समूह। किसमें? जलीय विलयन में क्या देता है? H+ आयन यानी प्रोटॉन देता है, H+ देता है, ये त्यागता है। इस
COS द्वारा त्यागे गए H प्लस आयन को कौन ग्रहण कर लेता है? NH2 समूह, यानी क्षारीय समूह होता है। और हमने लुईस परिकल्पना पढ़ी होगी, ये तो आरएनएस की थी, लुईस परिकल्पना पढ़ी होगी कि जिनके ऊपर, यानी जिनके केंद्रीय परमाणु के ऊपर अगर लोन पेयर उपस्थित होता है ना, ये जैसे ये रहा लोन पेयर है ना, लोन पेयर अगर उपस्थित होता है, इसे लोन पेयर बोला जाता है, तो वो लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एमिनो अम्ल में COH द्वारा त्यागे गए H प्लस को NH2 समूह क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ये इसको लोन पेयर दे देगा और इसको लोन पेयर दे करके इसको क्या कर लेगा? अपनी तरफ ग्रहण कर लेगा, यानी अपने साथ जोड़ लेगा, इसको ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण एक क्या हो जाता है? द्विध्रुवीय अणु, यानी कि द्विध्रुवीय अणु या आयन बन जाता है। ये जो द्विध्रुवीय आयन बना है, ये ही क्या कहलाता है? ज्विटर आयन कहलाता है। तो इस द्विध्रुवीय आयन को ही क्या कहा जाता है? ज्विटर आयन कहा जाता है ना। जैसे देखो कैसे होगा, एक एग्जांपल लिया हमने, ये R ले लिया क्योंकि R अलग अलग होता है सभी में, जैसे ग्लाइसिन है, एलेनिन है, सीरीन है, सीरीज है ना, जो भी वेलिन है, ये सभी अलग अलग है, एमिनो एसिड्स हैं जिनमें R डिफरेंट होता है, R अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे R ले लिया, CH और यहाँ पे जुड़ा हुआ है NH2 और ये हो गया COOH। ठीक है, देखो एक तो O डबल बॉन्ड O ये रहा, एक OH ये रहा। अब जलीय विलयन में देखो, यहाँ पे ये मैंने H2 दिखा रखा है, जलीय विलयन में ये क्या करेगा? यहाँ से एक प्रोटॉन त्यागेगा, ये ऑक्सीजन बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, H जो है वो प्लस का हो जाएगा, O के ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा? माइनस आवेश आ जाएगा। ठीक है, ये H जो है ना वो कौन ग्रहण कर लेगा? ये NH2 ग्रहण कर लेगा। ये H जो प्लस का गया वो कौन ग्रहण कर लेगा? ये NH2 ग्रहण कर लेगा। ठीक है, ये NH2 ग्रहण कर लेगा। देखो अब यहाँ पे NH2 कितने हैं? 2 है ना, लोन पेयर दे करके इसको, और ये इसको ग्रहण कर लेगा, तो यहाँ पे कितने हो गए? देखो 3 हो गया। तो इसने, चूंकि इसने लोन पेयर इसको दिया, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस आवेश, और इसने देखो इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है H के, तो ये यहाँ पे हो जाएगा O के ऊपर माइनस। तो देखो एक प्लस और एक माइनस हो रहा है ना, प्लस और माइनस, तो ये दो ध्रुव, यानी कि प्लस और माइनस ध्रुवीय आयन बन गया, तो द्विध्रुवीय आयन बनता है, इसे बोलते हैं ज्विटर आयन। तो देखो ये ज्विटर आयन कहलाएगा, हो गया ना ज्विटर आयन, द्विध्रुवीय, 2 ध्रुव हो गए ना, प्लस और माइनस, ये रहे, ये माइनस और ये प्लस। तो इस प्रकार से ये COH क्या करेगा? H प्लस त्यागेगा, जिसको ये NH2 ग्रहण कर लेगा और क्या बना लेगा? एक द्विध्रुवीय आयन बनाएगा, जिसे हम ज्विटर आयन कहते हैं। ये बनता है ज्विटर आयन। तो ये एग्जांपल जरूर दें जब ज्विटर आयन पूछे, तो इसमें क्या बताओगे? एमिनो अम्ल में COH समूह जो उपस्थित होता है, ये जलीय विलयन में एक H प्लस त्यागता है, जिसे कौन ग्रहण कर लेता है? NH2 ग्रहण कर लेता है ना, ये NH2 इसको ग्रहण कर लेता है, और इसके बाद में ये क्या करता है? एक द्विध्रुवीय आयन बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ज्विटर आयन कहते हैं। ओके, ये हो गया भाई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स। अब हम बात करते हैं पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। ठीक, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पेप्टाइड को। ठीक, पेप्टाइड, देखो पेप्टाइड होता क्या है? एक तरह से मैंने यहाँ नीचे दर्शा रखा है, आप देख सकते हैं, पेप्टाइड जो है एक तरह से एमाइड बंद होता है। देखो ये रहा, C डबल बॉन्ड ONH, यहाँ पे एक H और लगा दो तो NH2 हो जाता है, और यहाँ पे अगर R लगा दो तो एल्किल एमाइड ये तो बन जाता है ना, RCONH2 एमाइड होता है ये। तो एक तरह से ये एमाइड बॉन्ड होता है, यहाँ कार्बन की वैलेंसी खाली, इधर नाइट्रोजन की वैलेंसी खाली। ओके, तो पेप्टाइड जो होता है वो एक एमाइड बॉन्ड होता है, जिसे पेप्टाइड बोला जाता है। लेकिन ये पेप्टाइड बंद कौन बनाएगा? एमिनो एसिड्स बनाएंगे, है ना, एमिनो एसिड्स ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। तो ये एमिनो एसिड बनाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक, कैसे बनाएंगे? देखिए अभी इसके अंदर बता रखा है कैसे बनाएंगे ये। देखो जब 2 एमिनो एसिड्स है ना, अम्ल एक दूसरे के पास पास आएंगे, जैसे एक ग्लाइसिन हो गया, एक एलेनिन हो गया, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, ग्लाइसिन, एलेनिन, जब ये 2 एमिनो एसिड्स एक दूसरे के पास पास आते हैं, तो एक अणु के COH समूह तथा दूसरे अणु के NH2 समूह के मध्य, यानी COH, क्योंकि इसमें 2 ही तो होते हैं क्रियात्मक समूह, एक तो COH होता है और एक NH2 होता है, तो इन दोनों के मध्य एक जल का अणु बाहर निकलता है, H2O त्यागेंगे ये दोनों, है ना। देखो यहाँ से तो OH त्याग देगा और यहाँ से एक H त्याग देगा, है ना, OH और H2O का निष्कासन हो जाएगा, तो एक जल का अणु बाहर त्यागते हैं, जिससे क्या बनता है? एक एमाइड बंध बनता है। देखो ये रहा, ये है ना
एमाइड बंध बनता है, एमाइड बंध का निर्माण होता है। इस एमाइड बंध को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध कहते हैं। ठीक, ये हो गया पेप्टाइड बंध। अब ये कैसे बन रहा है, इसका एग्जाम्पल है, अपन आगे देखते हैं। ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पेप्टाइड जो बंध बना है ना, वो दो एमिनो अम्लों के पास पास आने से या दो एमिनो अम्लों के मिलने से बना है ना। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? डाई पेप्टाइड बंध। क्यों? क्योंकि दो एमिनो अम्ल की इकाइयां इसमें जुड़ी हुई है, इसलिए इसको बोलेंगे डाई पेप्टाइड बंध। ओके, कैसे बना देखो, ग्लाइसिन लिया अपन ने पहला, दूसरा हमने लिया एलेनिन, दोनों के द्वारा एक पेप्टाइड बंध का फॉर्मेशन किया अपन ने। तो देखो ये तो एक सिरे में तो हो गया NH2, ठीक है, और ये हो गया CH2 और यहाँ पे हो गया C डबल बॉन्ड OOH। ठीक, अब एलेनिन जो है, ये ग्लाइसिन और एलेनिन ये दोनों पास पास आएंगे। ठीक, कैसे आएंगे ये दोनों पास पास? ये दोनों पास पास आएंगे, देखो ये रही, यहां से आएंगे। तो इसका जो ये देखो NH2 इधर है, ये COOH इधर है। अब ये जो है ना, इसका NH2 ये रहा, देखो एक H ये रहा, एक H ये रहा, और ये N रहा, इसका किसका? एलेनिन का। तो इधर NH2, तो एक तो इधर का NH2 है, इधर का COH है। अब इन दोनों के मध्य देखो, यहाँ से OH और यहाँ से H हटा, इसका तो H हटा, इसका OH हटा, HOH H2 का निष्कासन कर लिया, ये -H2 दिखा दिया मैंने, है ना। अब यहाँ पे देखो, ये H इसका हटा दो, एक वैलेंसी इसकी खाली होगी, ये OH इसका हटा दो, एक वैलेंसी इस कार्बन की खाली हो गई। अब दोनों के मध्य बंध बन जाएगा। ये ऐसे कैसे रहेगा? देखो यहाँ CH3 है ना, यहाँ से एक H हट गया, CH बच गया, और यहाँ पे CH3 जोड़ दिया तो एलेनिन बन गया। ये आपने पढ़ाई है ना, ग्लाइसिन और एलेनिन की संरचना पढ़ी है, बिल्कुल वो ही है। तो अब देखो यहाँ से ये H2 निकलने के बाद, देखो ये वाला निकल गया, इसके निकलने के बाद एक तो नाइट्रोजन की वैलेंसी खाली, कार्बन की वैलेंसी खाली, इन दोनों के मध्य, नाइट्रोजन और कार्बन, इन दोनों के मध्य बंध बन जाएगा, और ये एक एमाइड बंध का फॉर्मेशन करेंगे। देखो ये बन गया, है ना, ये NH बच गया था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड बच गया था, देखो ये रहा, और यहाँ से H और OH निकलने के बाद में ये बच गया, इन दोनों के बीच में एक बंध बन गया, और ये एक पेप्टाइड बंध हो गया। ओके, ये रहा, देखो मैंने डॉट डॉट करके दर्शा रखा है, ये पेप्टाइड बंध हो गया, ये रहा। तो ये तो एलेनिन है और ये ग्लाइसिन है, दोनों का ये मिल गया, और ये दो, देखो ये दोनों आपस में जुड़ गए, देखो ये अलग है, ये अलग है। अब ये दोनों आपस में जुड़ करके देखो ये एक बना लिया, डाई पेप्टाइड, और इसको बोलेंगे एक डाई पेप्टाइड। क्यों? क्योंकि दो अल्फा एमिनो अम्ल की इकाई आपस में जुड़ रही हैं और फिर इसका फॉर्मेशन कर रही हैं। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं एमिनो एसिड की इकाई की संख्या के आधार पर। देखो एमिनो एसिड की संख्या के आधार पर, अब कितनी संख्या में एमिनो एसिड आपस में जुड़ करके पेप्टाइड बंध का फॉर्मेशन करते, कितनी संख्या में? अगर 2 में है तो उसको डाइपेप्टाइड अभी बोला, 3 होंगे तो ट्राइपेप्टाइड, 4 होंगे तो टेट्रापेप्टाइड, 5 होंगे तो पेंटापेप्टाइड, ऐसे करके आगे तक चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो एमिनो एसिड की संख्या है उसके आधार पर जो पेप्टाइड होते हैं ना, वो 3 प्रकार के यहाँ पे बताए गए। पहला बताया गया ओलिगोपेप्टाइड। ओलिगोपेप्टाइड के अंदर क्या होगा, 2 से लेकर के 10 तक के एमिनो अम्ल की इकाइयां जुड़ी होंगी, इसे ओलिगोपेप्टाइड बोलेंगे। ओलिगो मतलब 10 से कम इकाइयां, है ना, 2 से 9 तक की इकाइयां इसके अंदर जुड़ी हुई होंगी, यानी 2 एमिनो अम्ल की, 3 की, 4 की, 5 की, 7 की, 8 की और 9 की इकाइयां इसके अंदर जुड़ी होंगी, इसे बोलेंगे ओलिगोपेप्टाइड। ठीक, इसे ओलिगो, तो इनमें कितनी होती हैं, 2 से 9 तक एमिनो अम्ल की इकाइयां उपस्थित होती हैं। यदि देखो अल्फा एमिनो अम्लों की संख्या अगर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो इन्हें क्रम से कहते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा पेप्टाइड, है ना, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका पेप्टाइड आदि बोलेंगे, 9 तक की होगी नोना पेप्टाइड। तो इस प्रकार से इनको बोला जाता है। तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो उन्हें बोलेंगे क्रम से डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा पेप्टाइड कहा जाता है। ये ओलिगोपेप्टाइड में आ गए 9 तक के। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड, पॉली का मतलब हो गया 9 से ज्यादा, 10 से ज्यादा, 100 तक की इकाई अगर इसमें हो तो उसे बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। 10 से स्टार्ट होंगी, 9 तक तो ये होगी। तो यदि अल्फा एमिनो अम्लों की संख्या कितनी हो, 10 से 100 तक हो, 10 और 10 से लेकर के अधिक 100 तक की, 100 से ज्यादा नहीं 100 तक की हो, तो उन्हें बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। एक श्रृंखला बन जाती है 10 से 100 तक की अल्फा एमिनो अम्ल की इकाइयों की आपस में जुड़ने पर, पेप्टाइड बंधों के जुड़ने से एक पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। तो 10 से स्टार्ट होती है और 100 तक चलती है ना।
इस प्रकार से यदि अल्फा एमिनो की संख्या 10 से 100 तक हो तो उन्हें पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। यदि पेप्टाइड बंध आपस में जुड़ जुड़ करके अल्फा एमिनो अम्ल की इकाइयां, अगर 100 अल्फा एमिनो अम्ल की इकाइयां पेप्टाइड बंध से जुड़ जाएं तो उन्हें बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। ओके, क्लियर? तो ये हो गया पॉलीपेप्टाइड। अब हम बात करते हैं इनके कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ये भी क्या होते हैं, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, अर्थात पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं ये भी प्लस माइनस बनाते हैं, यानी जलीय विलयन में H प्लस त्यागेगा NH2 इसको ग्रहण करके और ये प्लस बना लेगा, उधर O माइनस बन जाएगा, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, और ये भी समविभव बिंदु वाले होते हैं, समविभव बिंदु वाले होते हैं, इलेक्ट्रिक पॉइंट वाले होते हैं, यानी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वाले होते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, समविभव बिंदु, अर्थात इनका जलीय विलयन जो होता है उसमें अगर विद्युत विभव उत्पन्न करेंगे तो ये एमिनो अम्ल किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं करेंगे, इसलिए ये समविभव बिंदु वाले होते हैं, अर्थात आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वाले होते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं नंबर सी की, और सी है प्रोटीन। देखो, पॉलीपेप्टाइड हो गया, पेप्टाइड हो गया, पॉलीपेप्टाइड हो गया, प्रोटीन। जो संगठन अपन ने पढ़ा था वो संगठन वापस जुड़ रहा है ना, प्रोटीन का फॉर्मेशन। अब देखो, यदि 100 से ज्यादा अल्फा एमिनो अम्लों की इकाइयां अगर 100 से अधिक हो, या फिर अगर इनका आणभार जो है वो 10,000 हो जाए या 10,000 से अधिक हो जाए, तो इनको क्या कहेंगे, हम प्रोटीन कहेंगे। तो ये प्रोटीन कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? देखो, यदि अल्फा एमिनो अम्लों की संख्या 100 से अधिक हो या इनका अणुभार है 10,000 से अधिक हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन कहलाते हैं। ओके, ये प्रोटीन कहलाते हैं भाई। ठीक है, तो क्या हो, अल्फा एमिनो अम्लों की संख्या 100 से अधिक या फिर इनका अणुभार 10,000 से अधिक अगर हो तो उन्हें हम कहेंगे प्रोटीन। ठीक, ये याद रखें आप प्रोटीन के लिए। अब हम बात करते हैं पेप्टाइड जो बंध थे, जो पेप्टाइड जुड़े थे, उन पेप्टाइडों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। जैसे एक अल्फा एमिनो अम्ल की इकाई जुड़ गई, 2 जुड़ गई, 3 जुड़ गई, 5 जुड़ गई, इस प्रकार से अल्फा एमिनो अम्ल की इकाइयां जोड़ करके और पेप्टाइड का फॉर्मेशन करती हैं, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड आदि बनाती है ना। तो इसमें 2, 3, 4, 5, 10, 100 जुड़ी हो सकती है ना। तो इनका नामकरण कैसे किया जाता है, कैसे पेप्टाइड का नामकरण होता है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो देखो, इससे पहले अगर हम एग्जाम्पल लें या फिर आगे वाला एग्जाम्पल देख लें अपन, तो इसमें चलो इससे पहले वाले एग्जाम्पल में देखते हैं। एक पहले एग्जाम्पल आया था अपना पेप्टाइड वाला। देखो यहाँ पे ये हमने ग्लाइसिन लिया था, एक लिया था हमने एलेनिन। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, देखो ये इन दोनों से एक जलकाणु निकला, पेप्टाइड बंध द्वारा दोनों जुड़ के डाइपेप्टाइड का फॉर्मेशन हुआ, लाइक डाइपेप्टाइड बना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस डाइपेप्टाइड में हुआ क्या है कि इसका देखो एक सिरा, अगर अपन इस तरफ से बैठे हैं तो ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया। ओके, लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, पता है। अब देखो यहाँ पे स्वतंत्र रूप से NH2 है और यहाँ पे स्वतंत्र रूप से COOH, यानी अम्ल समूह स्वतंत्र रूप से इधर राइट साइड में और NH2 समूह जो है स्वतंत्र रूप से लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से चला, स्टार्ट करें अपन, यहाँ से चले तो एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया, क्योंकि इस सिरे से स्टार्ट हुआ, इस सिरे पे खत्म हुआ, यानी लेफ्ट से स्टार्ट होकर के राइट में खत्म हुआ। तो लेफ्ट में क्या है, NH2 एमिनो समूह है, और राइट में क्या है, COH। तो इसमें क्या है मुख्य, C, और इसमें क्या है मुख्य, N। तो इसका मतलब लेफ्ट में जो सिरा है, शुरुआत तो जो सिरा हो रहा है, शुरू हो रहा है सिरा, वो कौन सा सिरा हो गया, N सिरा। और इस लास्ट में जो एंड हो रहा है वो कौन सा हो गया, C सिरा। यानी राइट साइड में कौन सा सिरा हो गया, C सिरा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या है, COH यानी C, और इसमें क्या है शुरू में N, तो इसलिए N सिरा। तो लेफ्ट वाला जो है N सिरा और राइट वाला क्या हो गया, C सिरा। तो हमेशा पेप्टाइड जो होता है उस पेप्टाइड का नामकरण लेफ्ट यानी N सिरे से स्टार्ट करते हैं और कहां तक समाप्त करते हैं, C सिरे पे ले जाकर के उसका नामकरण समाप्त करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम देखो अब एक नामकरण इसका पढ़ रहे हैं, पेप्टाइडों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो पेप्टाइड जो अणु होता है ना, उसमें एक सिरे पर NH2 समूह उपस्थित होता है, अभी बताया मैंने, होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, N सिरा, तथा दूसरे सिरे पर COH समूह उपस्थित होता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, C सिरा। यानी लेफ्ट वाला जो होता है उसे N सिरा, क्योंकि यहाँ पे NH2 समूह उपस्थित, और राइट वाला जो होता है उसे C सिरा, क्योंकि यहाँ पे COH समूह उपस्थित होता है। ओके,
तो एक जो सिरा होता है इसका लेफ्ट वाला जो होता है एन सिरा, क्योंकि यहाँ पे NH2 समूह उपस्थित होता है, और दूसरा जो सिरा होता है वो सी सिरा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है COH समूह उपस्थित होता है। हो गया। एक पेप्टाइड का जब नामकरण करते हैं, अभी बताया मैंने, एक पेप्टाइड का जब नामकरण करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एन सिरे से स्टार्ट करते हैं, एन सिरे से लिखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, बता रखा है इसमें, एन सिरे से लिखना प्रारंभ करते हैं और सी सिरे पर ले जाकर के क्या कर देते हैं? उसे समाप्त कर देते हैं, सी सिरे पर वो खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो एन सिरे से लिखना प्रारंभ करेंगे और सी सिरे पे उसका एंड कर देंगे। क्लियर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एन सिरे पर उपस्थित एमिनो अम्ल का, यानी जो एमिनो अम्ल एन सिरे पर उपस्थित होता है, जैसे उसमें था ग्लाइसिन, ग्लाइसिन इन लगा हुआ है, लास्ट में इन है तो ग्लाइसिन है ना। तो एन सिरे पर जो एमिनो अम्ल उपस्थित होता है, इसके अलावा कोई और भी हो सकता है, जरूरी नहीं ग्लाइसिन हो, कोई और भी हो सकता है, तो उस एमिनो अम्ल का इन जो अनुलग्न है वो हटा देंगे और इन अनुलग्न हटा करके और उसकी जगह पे इल अनुलग्न जोड़ देंगे, यानी इन हटा देंगे और क्या कर देंगे? उसको इल कर देंगे, बस इतना सा करेंगे। इन अनुलग्न हटा करके इल जोड़ेंगे, कहां से? एन सिरे से जब स्टार्ट करेंगे तो जो पहला एमिनो अम्ल होगा एन सिरे पे, उसका इन अनुलग्न हटा करके उसकी जगह क्या कर देंगे? इल अनुलग्न लगा देंगे। ठीक, इल अनुलग्न लगा देंगे। जैसे ग्लाइसिल, ग्लाइसिन था, वो क्या हो जाएगा? ग्लाइसिल, इन हटा दिया और इल लगा दिया तो ग्लाइसिल हो गया। ठीक है, तो ये अनुलग्न लगा देते हैं एक। और तथा जो सी सिरा होता है ना, सी सिरा जो दाईं ओर का होता है COH वाला, सी सिरे, इस सी सिरे पर इन अनुलग्न लगा देंगे, यानी कि अगर इन नहीं है, कुछ भी है, तो इन अनुलग्न उसके लास्ट में, जो लास्ट ही लास्ट वाला सी सिरे पे जो होगा एमिनो अम्ल, उसमें इन अनुलग्न लगा करके उसको लिख देंगे, है ना। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एन सिरे से स्टार्ट करेंगे और एन सिरे पर उपस्थित एमिनो अम्ल का इन अनुलग्न हटा करके क्या जोड़ देंगे? इल अनुलग्न जोड़ देंगे, और तथा सी सिरे पर उपस्थित जो एमिनो अम्ल होता है उसमें इन अनुलग्न लगा देंगे, जो भी अनुलग्न होगा उसको हटा देंगे और उसकी लास्ट में इन अनुलग्न लगा देंगे और सी सिरे पर इसका नामकरण समाप्त कर देंगे। कैसे करेंगे? देखो एक एग्जाम्पल लिया गया, ये एग्जाम्पल देखो, ये एन सिरा हो गया भाई, क्योंकि देखो NH2 समूह उपस्थित है। ये सी सिरा हो गया क्योंकि यहाँ पे COH समूह उपस्थित है। हो गया, राइट। अब देखो यहाँ पे एन सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एन सिरे में सबसे पहले हमने ग्लाइसिन लिया, देखो CH2, NH2 इधर है, COH इधर हो गया, ये ग्लाइसिन हो गया यहाँ तक। ठीक, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है वो एलेनिन, देखो NH2, यानी एक ये बन गया पेप्टाइड बंद, फिर CH3, देखो ऊपर CH3 है, CH है, COH था, ठीक है, एलेनिन है, और लास्ट का हमने लिया है सीरीज। सीरीज में देखो क्या है, NH तो होगा, ये NH2 वाला सिरा था, ये COH वाला सिरा हो गया, और यहाँ पे देखो CH2OH, ये CH3 है ना, इसका एक H हटा करके OH जोड़ दिया, तो ये हो गया सीरीज। तो ये तीन एमिनो अम्ल्स की इकाइयाँ, यानी ट्राई पेप्टाइड है एक तरह से, है ना, तीन ये इकाइयाँ जुड़ी हुई हैं, तो ग्लाइसिन, एलेनिन और सीरीज, तीन इकाइयाँ हैं। अब इन तीनों इकाइयों के जुड़ने से एक ये पेप्टाइड बन गई, ये ना एक पेप्टाइड की श्रृंखला बनी हुई है ये, ठीक है, ट्राई पेप्टाइड की श्रृंखला। ओके, अब इसका नामकरण करेंगे, तो देखो ये क्या है? ग्लाइसिन, ये क्या है? एलेनिन, और ये क्या है? सीरीज। ये तीन एमिनो अम्ल्स जुड़ करके एक ट्राइपेप्टाइड की श्रृंखला बना रहे हैं। ठीक है, अब इसका स्टार्ट करेंगे सिरा, नामकरण जो है कौन से सिरे से? एन सिरे से। एन सिरे पे कौन है भाई? ग्लाइसिन, ग्लाइसिन है, यानी इन है, इसको हटा देंगे और इसकी जगह क्या लगा देंगे? इल, तो ग्लाइसिल। ये ऐसे कैसे रहेंगे? बीच के जितने भी होंगे, अगर और जोड़ दो आप, बीच में जो भी होंगे वो ऐसे कैसे रहेंगे? एलेनिन। फिर लास्ट में जो सी सिरा, देखो ये रहा COH वाला सी सिरा है ये। अब इस सी सिरे पर आप देखिए, ये सी सिरा, यहाँ पे सी सिरा है भाई, मैंने लिखा नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक है, सी सिरा है क्योंकि COH है ना, सी सिरा है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है? सीरीज, इसका ईज है, इस जो भी अनुलग्न है इसको हटा कर क्या लिख लेंगे? इन अनुलग्न लगा देंगे, देखो ये सीरीन हो गया, इन अनुलग्न, तो इसका नामकरण क्या हो गया? ग्लाइसिल, एलेनिन, सीरीन। देखो ग्लाइसिन था, ग्लाइसिल हो गया, एलेनिन, एलेनिन रहा, सीरीज का सीरीन हो गया, तो इसका नामकरण हो गया ग्लाइसिल, एलेनिन, सीरीन। कोई कोमा वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे बीच में, या फिर इसको शॉर्ट जो इसके शब्द हैं, अक्षर हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, उनके द्वारा लगा दर्शा सकते हैं, GLY, ALA और SCR डॉट डॉट है, तो ये इसके अंदर दर्शा दिया गया इसको। ठीक है, ये इसका नामकरण हो गया। इस प्रकार से एक पेप्टाइड का नामकरण करते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन।
देखो प्रोटीन की जो संरचना होती है ना उसको 4 स्तरों पे बांटा गया है, यानी कि 4 प्रकार से इसकी प्रोटीन की संरचना को समझाया गया है, बताया गया है 4 प्रकार से। तो देखो प्रोटीन की संरचना का अध्ययन जो है वो हम 4 स्तरों पर के आधार पर करेंगे। तो इसकी प्राथमिक संरचना, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ संरचना है ना, तो ये संरचनाएं हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक समाप्त हुआ है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अगर किसी भी स्टूडेंट ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है विनोद केमिस्ट्री क्लब सीकर, तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन पे क्लिक करें, वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन के लिए ऑल आएगा, ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए, है ना। तो शीघ्र प्राप्त हो जाए, पहले प्राप्त हो जाए, जल्दी प्राप्त हो जाए, जैसे डालूँ आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, 4 प्रकार के स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट वीडियो में प्रोटीन खत्म हो जाएगा। ठीक, थैंक यू सो मच।